जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में, जिसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, मुजफ्फरनगर ज़िला है और बहुत चर्चित ज़िला है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। बहुत अच्छे किसान यहाँ पे हैं, बहुत अच्छी खेती होती है और बड़े मेहनती लोग हैं। लेकिन हर जगह यही स्थिति है, जैसा पूरे भारत में आप देख रहे हो, मेरे साथ पूरा भारत घूम रहे हो। अभी हम बिहार में थे तो बिहार में भी वही स्थिति है जो आज मुजफ्फरनगर में है। लोग परेशान हैं दवाइयों से, महंगे उत्पादों से, महंगी जो कार्यशैलियाँ खेती में हो रही हैं उनसे। इनका क्या उपाय है, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे आज, विस्तृत चर्चा। तो यहाँ हम एक डॉक्टर राजकुमार हैं जिन्होंने निमंत्रण दिया आने का। 3-4-5 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कह रहे थे कि एक बार आप हमारे यहाँ भी आइए, आपकी आवश्यकता है। तो आज का दिन निकला। हम सौभाग्यशाली हैं कि मुजफ्फरनगर की पावन धरती पे हम लोगों का आना हुआ। एक परिचय लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी। आपका एक परिचय। मेरा नाम श्यामपाल है जी, गांव भोकरेडी है और ब्लॉक हमारा मोरना है, तहसील जानसठ है, जिला मुजफ्फरनगर है जी। बैठे साहब। अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ सब मोस्टली गन्ने के किसान होंगे जी, है नहीं? और मोटी मोटी समस्याएं गन्ने में क्या हैं? जैसे गन्ने में मोटी मोटी समस्याएं क्या हैं? जैसे अभी आप भी खेती करते हैं, युवा किसान हैं, आप सबसे बेहतर समझेंगे। इसको पकड़ो आप। तो बोल रही है फंगस का असर ज़्यादा है बस। अच्छा, और बस मैन तो यही है, नहीं और तो किसान सब संभाल ही लें। अच्छा, ज़मीन से फंगस ज़्यादा है और टॉप बोरर ज़्यादा है। कितने साल आपको खेती करते हो गए? 20 साल हो गए। कभी ये समझ में आया ये हुआ क्यों? हाँ जी, आता है। कैसे, मतलब क्या समझे? बस यही जो पेस्टिसाइड वगैरह डाल के हमने अपने जो है, नहीं, पेस्टिसाइड तो कंपनी कहती है ना कि हम तो करोड़ रुपए लगा रहे हैं जी, हम तो किसानों की मदद के लिए बैठे जो हैं। अपने हमने बैक्टीरिया है उस जमीन से खत्म कर लिए जी। जमीन से बैक्टीरिया खत्म कर लिए। हाँ। जो कार्बन है जमीन के वे खत्म कर चुके हम। तो बहुत बढ़िया। यही चीज़ मैं समझाने के लिए आप लोगों को आज आया हूँ। आप भी खेती करते हैं भैया? कितने साल हो गए? आपका नाम क्या है? सन्नी जी। सन्नी जी। और कितने समय से खेती कर रहे हैं? अभी 4 साल से शुरू करी। 4 साल। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले नौकरी कर रहे थे। नौकरी कर रहे थे। उसका बाद मन किया चलो खेती करते गाँव में, लेकिन खेती में भी फंस गए। यहाँ भी लग रहा है कि यार ये तो उससे भी ज़्यादा लफड़ा है। मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें लगा रहे हैं, दवाई भी लगा रहे हैं और समझ में कुछ आ नहीं रहा, शरीर में खुजली और होने लगी, है नहीं? और डर ये लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कैंसर पकड़ ले 2-4 साल के बाद इतनी दवाई डाल के। यही ख्याल आता है ना मन में। बिल्कुल। जब घर स्प्रे करके आते हैं तो ऐसे साबुन से धोने के बाद 3-4 बरस सूंघते हो तो 2 दिन में तो खाद नहीं जाती और बदबू सी आती है, नहीं? तो ऐसा लग पाया दूसरा कैंसर ना हो जा। पहले यही लाइन आती है सबके दिमाग में, नहीं? तो कभी सोचा इससे बाहर जाने का कोई रास्ता तो होगा ना जी? अब तक तो कोई मिला नहीं। मतलब इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन मन है कि साहब इनसे मुक्ति मिले किसी तरह। और किसान जो व्यवसायी था वाकई में व्यवसायी बने। व्यवसाय का मतलब होता है कि भावनात्मक रिश्ते बना करके और पैसा कमाना। जैसे हम भारतीय पहले से थे, लेकिन हमें दवाइयों ने व्यापारी बना दिया कि दवाई डालो और सब कुछ खत्म कर दो, अच्छे भी और बुरे भी सब मार दो, बस हम बचने चाहिए। और हम ऐसे एक दोराहे पे आ जाके खड़े हो गए कि हमें रास्ता नहीं दिख रहा कि कुछ अब करें, क्या जाए कहाँ। तो आपकी क्या समस्याएं हैं खेती में? मतलब क्या लगता है कि अगर ये समस्या खेत से खत्म हो जाए तो मुझे मजा आ जाएगा? ये फंगस और ये टॉप बोरर है जी गन्ने में तो। अच्छा, 2 चीज़ों की समस्या है कि बस ये फंगस खत्म हो जाए और ये टॉप बोरर खत्म हो जाए। अच्छा, राम राम साहब, नमस्कार जी। आओ जी, बैठो। गन्ने में सबसे ज़्यादा यही है जी। 2 समस्याएं हैं। भैया आपका नाम? रिंकू जी। आपके हिसाब से क्या समस्याएं? आप तो मेरी एक क्लास पहले भी ले चुके हैं बिजनौर जाके। तो आपके हिसाब से क्या समस्याएं गन्ने में आज हैं, या खेती में किसी बरसीन की खेती हो? बीमारी हो रही है गन्ने में बहुत। चलो सरसों बोली हमने, सरसों में तो बीमारी नहीं है, फिर सरसों में क्यों समस्या आ रही? सरसों में क्यों दवाई लगानी पड़ रही? होती बिना दवाई आदत पड़ गई जमीन को ऐसी। चलो, और क्या समस्या? जैसे गेहूं बोने वाले हैं अभी, तो गेहूं में ऐसा क्या लगता है आपको कि अगर ये समस्या ना हो तो हमारा गेहूं बहुत बढ़िया होगा? गेहूं में गेहूं में भी फंगस ही है। हाँ, फंगस है। पेड़ा रुतबा जा जी। पहला पानी देते गेहूं बैठ जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जा, है नहीं? चलो भैया, आपका क्या नाम है? विपुल जी। आप भी खेती करते हैं? लगभग कितने साल से? जी जी। जितना बड़ा किसान उतने ज़्यादा कर्ज में। मैं झूठ तो नहीं बोला? हमारी स्थिति ऐसी ही है भाई। हमारे पास ट्रैक्टर भी ज़्यादा होंगे, सामान भी ज़्यादा होंगे, उतनी आमदनी हमें गन्ने से निकल नहीं रही।
भाई लोग तो सरकार के सामने ये आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि जी हमारा तो 123 कुंटल निकल रहा है। कर्जा करना लोगों, अगर आदमी अपने हिसाब से चला इतनी तो आमदनी नहीं है। जी जी बिल्कुल, और खर्चे अगर मान लो तुम उससे भी ज्यादा बढ़ाओगे तो कर्जा तो होगा, कर्जा होगा ही होगा। तो अपने हिसाब से चलो। और आंकड़े भी गलत जा रहे हैं ना, एवरेज 40 से और 60 के बीच में निकलता है। लोग दिखा रहे हैं 100, अजी 80 कहाँ है का, लोग बता रहे हैं कि अब यहाँ तो 800-700 कुंटल से नीचे की बात नहीं करते। बहुत अंतर यूट्यूब पे लोग इतने बड़े बड़े मतलब दिखा रहे हैं कि सीढ़ियां लगा के गन्ना बनता दिखा रहे हैं। अब वो मुझे कभी इतनी गाड़ियां लेके निकलता हूँ मैं रास्ते में, मुझे ऐसा गन्ना दिखाई दिया नहीं। एक आध किसी का हो तो अलग बात है। दो चीजें हमारे यहाँ पे बहुत प्रबल हैं, एक बीज माफिया, बड में बेचने वाले वही गन्ने को जिसे कोई लेने को तैयार नहीं है। अभी आज मैं देख रहा था कोई 10 बोरी का गन्ना जा रहा था बुग्गी पे किसी किसान का। जरूर बेचारा गरीब आदमी रहा होगा, घर में पैसे नहीं होंगे, नहीं तो इस समय में गन्ना आदमी डालता नहीं, नॉर्मली मजबूरी वाला आदमी डालता है। या तो बेचारा का कोई बालक उलक बीमार हो, या फीस वीस जानी हो, या वो खेत खाली करना हो किसी का, फिर अलग बात है। नहीं, टाइम ऐसा है, हकीकत में ऐसा है, सबको बरसात निकल ली, अब पैसे किसको रखे हैं यहाँ पे? भाई साहब 10 बोरी के गन्ने में क्या निकलेगा आप सोचो। नहीं, हमारे पास तो फसल है अपने, इसीलिए तो पैसे आने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसान इस हालत में किसान जो इस हालत में आया, ये भी तो बहुत गलत बात है ना। नहीं तो कोई आज से थोड़े ही ना है, तो पहले से है कोई, आज की इसकी कोई स्थिति ऐसी थोड़े ना, कोई पेस्टिसाइड से हो गया, ये तो सारा सरकार की मार है। जब मान लो हमें किसी चीज के हमारे पैसे नहीं मिल रहे, हम किस तरह कर लेंगे, किस चीज में survive? अगर गन्ने के नगद पैसे मिल भी गए, अगर नगद मिल गए, नगद से क्या करेंगे? उसमें मान लो 370 के हिसाब से बढ़ा रहे हो, तो हम इसे 10-10 रुपए करके बढ़ा रहे हो, इसीलिए सोच चल रही अब आया मुद्दे में महंगाई, इसीलिए सोच चल रही क्या? भाई पिछले 5 साल में या 10 साल में मजदूरी बढ़ी, मजदूरी दुगनी होगी, कट्टे पे पैसे बढ़े, बिल्कुल दुगने होंगे, ट्रैक्टर पे बढ़े, सब बढ़ गए, हर चीज पे बढ़े, दवाई पे बढ़े, ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ पैसे नहीं बढ़े। हाँ, लेकिन गन्ने पे नहीं बढ़े। गन्ने पे नहीं बढ़े। अब तुम गन्ने पर पैसे बढ़वा दो, हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं। मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तो पेस्टिसाइड की दिक्कत है ना, जैविक की दिक्कत है, हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। जिसमें हमारे गन्ने में पैसे बढ़ जाएंगे, हमारी फसल इसी रेट में जान लो, हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल अब जब मान लो हमें पैसे ही नहीं मिलते, कहाँ से क्या करेंगे हम? सही बात है। अब बताओ 370 में हो रहा है, एक परिवार का पोषण नहीं चल रहा, 3 रुपये 70 पैसे में बताओ 1 किलो गन्ना बैठ रहा, किस चीज के रेट है? मिट्टी नहीं देना है कोई आज की और मारा है कितना वो तो जोड़ा नहीं आपने, कौन सा? कि जब ट्राली लेके जाते मारता नहीं है। नहीं, चलो यहाँ तो गेट पे जा रहा है इतना खास है, पर 10-5 किलो का, कोई 20 किलो का है। अच्छा हमें तो कोई 1 किलो में ना देता, बनिए से दाल लेना जाओ 100 ग्राम फालतू नहीं देता। हम तो सब मारने को बैठे हैं तैयार किसान से। हमारे खेत में से कोई गन्ना तोड़ के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक की जगह 4 दे दें कि ले जा भाई गाड़ी में रख ले, चलो बढ़िया। अभी मैं अपने बारे में आपका ताऊ जी कान खराब हो जाएंगे, यहाँ बैठ के, आप यहाँ बैठ जाओ, मेरी आवाज़ थोड़ी टाइट है, फौजी आदमी हूँ, जरा टाइट बोलने की आदत है। हमने जो लोगों से जाना वो ये था कि भाई जो युवा खेती कर रहे हैं, ये सारी युवा टीम है, इन्हीं के हाथ में आने वाला सारा भविष्य है और इन बच्चों के हाथ में है। मैं एक अपना परिचय दे देता हूँ आप सभी को। मेरा नाम राहुल जवान है और आपके पास में एक ज़िला आता है बिजनौर। बिजनौर के पास एक छोटा सा गांव है चौकपुरी, मुरादाबाद रोड पे। उस चौकपुरी गांव में एक स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी थे, मेरे पिताजी का नाम है। वो पिछले साल कैंसर से ख़त्म हो गए। माता जी को मेरी आज भी कैंसर है। भैया जी जैसे कह रहे थे कि हमें पेस्टिसाइड से दिक्कत नहीं है, बहुत चीज़ों से दिक्कत है भैया। जब अपने घर में कीमो लगती है ना, उस दिन समझ में आता है कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसी का बताऊंगा आज, उसी को बताना है। आपका जो कीमती समय लिया है हमने, वो इसीलिए लिया है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस पूरी मीटिंग में। आपको ये समझ में आएगा कि जो काम 500 रुपये में हो रहा है, साला वो काम 5 रुपये में भी हो सकता है, लेकिन करने नहीं दे रहे हम लोगों को, समझने नहीं दे रहे सही चीज। तो मैं 2002 में सेना में भर्ती हुआ जी। 18 साल मैंने सेना में पूरी सेवाएं दी। 2020 में मैं रिटायर हुआ। 2012 में हम भी खेती में कूदे। मन था कि यार किसानों के लिए कुछ करें, लेकिन जब आए तो पता चला यार यहाँ तो एक से एक पहलवान पड़ा कबड्डी में, हम तो बहुत छोटे खिलाड़ी, तो कुछ समझ में नहीं आया खेती का। पिताजी से पूछी तो पिताजी का भी वही था कि भैया मुझे क्या पता, दुकान वाला जानना है दुकान वाला जानना है। फाइनली साहब 8-10 साल खेती सीखी और मैं लगभग पूरे भारत में घूमा। भारत के बाहर भी कई कंट्री में गया हूँ। खेती का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि सूत्र कहाँ से जोड़ा जाए, मतलब खेती है क्या और हमें ऐसे करवाई क्यों जा रही। कोई कह रहा जैविक कर लो, कुछ मत डाल लो, कोई कह रहा गुड़ गोबर घोल कर चला जाओ, इसी से सब सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ऐसा भी हमने करा, हम मुंह के बल भी गिरे। हमारा 21 कुंटल का एवरेज भी आया, उसके कई लोग साक्षात प्रमाण भी हैं।
हम बोले ये भी तरीका गलत है। तो कोई एक ऐसा रास्ता हम ढूंढ रहे थे जिससे किसान को 4 चीजें मिलनी चाहिए। पहला, मेरा उत्पादन ना गिरे भैया किसी भी हालत में, क्योंकि आज की स्थिति मेरी ये है कि अगर मेरा उत्पादन गिरा तो ना तो कोई ये पंखा जिस बिजली से चल रहा है इसका बिजली का बिल देने वाला, ना कोई मेरे ट्रैक्टर की किस्त देने वाला, ना कोई मेरे बालकों की फीस देने वाला। ज्ञान देने वाले 1000 घूम रहे हैं। यूट्यूब पर तो कई हजार करोड़ों चैनल पड़े हैं जो हर आदमी ज्ञानी बैठा। बात है ग्राउंड स्तर पर काम करने की, गांव गांव जाके लोगों को समझाना, उनको बताना कि सही क्या है और गलत क्या है, और उनके साथ बने रहना हमेशा। जैसे आपको मैंने कोई चीज़ कही तो वापस से मेरा फ़ोन भी उठना चाहिए, मेरी एक टीम भी होनी चाहिए पीछे जो आपको, अगर आप वो गोबर घोल कर डाल रहे हो और भूल गए बाई चांस, हम इतने ज्ञानी होते तो हम इस लैंड को थाम के बैठते क्या? तो भैया हमें तो 10 समस्याएं पड़ेंगी। तो पीछे कोई एक भी हो जो सुने। अच्छा, सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने 7-7 रुपये, उस महंगे दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 7 रुपये पर मिनट में भी परामर्श लिए लोगों से। उसमें भी इतना एहसान था उनका कि जल्दी बात करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अपने सवालों के जवाब भी नहीं देते थे पूरे, मतलब डरा रखा था। और मैं कई बार कहता भी था सर मैं आर्मी से हूँ, थोड़ा आप बात तो तमीज़ से कर सकते ना आराम से। तो मतलब लोगों का घमंड भयंकर वाला। तो मन में एक भावना आती थी कि यार कभी हम अगर खेती सीख गए, हम उठाएंगे फ़ोन, हम करेंगे तमीज़ से बात लोगों से। अब 2017-16 आते आते हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई साहब कि खेती ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। इसके डेप्थ में गए, हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री में ये समझ में आया कि सन 1600, अगर आप 1600 के आसपास का भारत देखें तो भैया जी, विपुल जी, 1600 में ऐसा भारत नहीं था जैसा आज है। किसान व्यवसायी था उस टाइम पे। हमारे घर घर में जैसे सन की रस्सी से छिक्के बनने, खाट बुननी, दरी बुननी, सूत कतना, कुछ ना कुछ ऐसा तो व्यवसाय था। फसल के अवशेषों को या तो खेत में मिलाते थे, 80% उसका यूज कर लेते थे हम भारतीय। दूध के उत्पाद बनाने, एक टाइट वाला पनीर आता था, उसको मैं नाम भूल गया, उसका नेपाल में आज भी बनता है वो आप मुंह में डालो एक टुकड़ा सुबह शाम तक, आपके मुंह का टेस्ट खराब नहीं होगा, मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ बनी रहेगी। वो कुछ दूध को सुखा के बनाया जाता है, वो चमड़े जैसा होता है एक तरीके से मान लो, लेकिन होता वो पनीर का ही है। दूध को, दही को फाड़ के पानी निकाल के इसको फेंटते हैं, बाद में ये ऐसी हो जाती है बर्फी, वो आप मुंह में डाल लो तो आपका कैल्शियम की कमी पूर्ति होती है उससे। ये चीज़ें आयात होते, हमारे यहाँ से बाहर भेजी जाती थी, निर्यात होती थी। नील बिकता था, बैस चंपारण में नील होता था, पूरी दुनिया में नील जाता था साहब। एक नीले रंग का फूल होता था, उसको फूलों को इकट्ठा करते थे, फिर उनको जैसे सन को सड़ाते थे ना पहले जोड़े में डाल के, ऐसे नील को सड़ाया जाता था। उसके बाद वो नील के फूल को, एक प्रक्रिया होती थी, भट्टी में पकाया जाता था, फिर उससे लिक्विड नील निकलता था, फिर उसको सुखाते थे, फिर पाउडर बनता था। ये बैस चंपारण में होता था। बिहार में एक जिला है कुशीनगर से अगला जिला, गोरखपुर, कुशीनगर और बैस चंपारण। इधर फिर आपका सिवान और ये जिले आ गए जहाँ के मनोज वाजपेयी हैं, उस जिले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ नील की खेती होती थी, कहीं मुल्तानी मिट्टी निकलती थी, कहीं पिंडोल मिट्टी निकलती थी, कहीं कुछ भारत में कुछ था, कहीं कोयला था, कहीं हमारी कृषि में मसाले होते थे। गुड़ का बहुत बड़ा उस समय पे, गुड़ और शक्कर का बहुत बड़ा चलन था। गन्ने का जो सिरका बनता है हमारा, ये बहुत विदेशों तक बिकता था। वाइन की शुरुआत इससे ही हुई। तो मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल के व्यवसायी थे, बट हमारे देश में निगाह पड़ी अंग्रेजों की और उन्होंने साहब हमें दाब लिया, हमारी खेती दाब ली। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी 3 से 4 पीढ़ियां इस जद्दोजहद में अपने आप को छुटाने में उन्होंने अपने जीवन बर्बाद कर दिए। 1650 से लेके 1950 तक यहां जिसने जो सीखा वो भी भूल गए उस दौर में। और 1920 में तो ऐसी हालत हो गई थी कि भैया बाहर निकलना, बात खत्म, अब रोटी पानी बाद में खाएंगे, पहले आजाद होंगे। यही स्थिति थी। जो मैंने पढ़ा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। उसके बाद जब खेती मिली भारत को, फिर चौधरी चरण सिंह ने शुरुआत करी कि साहब जमीन जब तक नहीं दोगे तब तक आदमी काम क्या करेगा। पहले क्या होता था, जैसे ये भोकरहेड़ी गांव है, अब भोकरहेड़ी के सारे किसानों को एक साहूकार होता था, उसने पूरी भोकरहेड़ी की जमीन ले रखी है। अब साहब आज यहाँ गन्ना छुलेगा, कल वहाँ छुलेगा, सब मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर थे। शुद्ध भाषा में अगर बात करें, अगर किसी ने ये कह दिया मुझे अपनी ज़मीन पर खेती करनी एक टुकड़े पे, तो लगान इतना ज़्यादा था आप खेती कर ही नहीं पाओगे। जैसे भारत से तंबाकू की खेती अब जाने वाली है, कारण पूछो। कल मेरी तंबाकू के किसान से बात हो रही थी रात, 40% टैक्स है तंबाकू पे। अगर आपने 100 रुपये का तंबाकू उगा लिया
और उसको उगा करके पानी में भिगो करके निचोड़ के और अपने रख लिया कि साहब महंगा होगा तो बेच देंगे। ऐसा करके बेचोगे तो 40% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स। ये मुझे किसान ने बताया, मेरे पास इसके सरकारी आंकड़े नहीं हैं, जैसा उसने बताया उसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। किसान झूठ नहीं बोलता कभी, ठीक है। जो उसका दर्द है वो बिना घुमा फिराओ के सादे शब्दों में कहते हैं तो लोगों को बुरी लग जाए, मिर्ची लग जाती है लोगों को कि ऐसा क्यों बोल दिया। भाई जो सच है वो तो सच है। अभी जो आदमी 40% टैक्स देगा वो क्या बचा लेगा। और तंबाकू में बीमारी बहुत आती है भाई साहब। तंबाकू खुद तो एक दवा है कई बीमारियों की। अगर इसके पत्तों को आप उबाल के ठंडा करके डालोगे तो ये रस से कीड़ों पे बहुत जबरदस्त काम करता है। जैसा आपका पायरी आया था पीछे, वो पायरीला उस पे, लेकिन इस पे खुद पे अलग अलग तरह की बीमारी और फंगस आती हैं। तो साहब किसान को क्या बचेगा जी, उसकी लागत भी रही, मजदूरी भी रही, 50 चीजें रही, और लगभग 8 महीने की फसल है तंबाकू की। ऐसे ही उन्होंने कर रखा था उस समय में कि अगर आपको अपनी खेती करनी तो लगान इतना ज़्यादा था कि आप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा कुएं थे नहीं, सुविधाएं थे नहीं, हल थे, हल की भी स्थिति ये थी कि जानवर अगर मर गया तो एक तरफ किसान लग जाता। ऐसी स्थिति में भी लोगों ने खेती करी है यहाँ, तो हमें खेती करने नहीं दी। 1950 के बाद हमारे हाथों में ज़मीनें आईं और उसी दौरान 2-3 झटके हमने अपने पड़ोसी से झेले। नाक में दम करके रखा उसने, हमें कुछ करने नहीं दिया। 1950 से 1960 के बीच में जहां तक मुझे लगा, जितनी चीजें मैंने पढ़ी और उन पर रिसर्च करी, कि इंग्लैंड और इसकी बहुत तगड़ी दोस्ती है अमेरिका की। इसने बोला कि देख मुझे तो ये घुसन नहीं देने के, अब मैं तो इन्हें चूसे आया जितना ले सकूँ था, बट इनकी जमीन में बहुत ताकत है। भारतीय भोले हैं और मूर्ख भी हैं, एकदम पटाए में आ जाएंगे तू कब्जा कर ले। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत हमारे यहाँ गेहूं से करी। इन्हें पता था हम अनाज की दिक्कत से जूझ रहे हैं। एक बात बताओ, इस सारे गांव में अचानक से हम यो गांव भोकर रेहड़ी छोड़ कर कहीं चले जाएं और इस गांव में घर घर में गाड़ी ट्रैक्टर खड़े, तो जो भी लोग दूसरे गांव से आएंगे जिसने कभी ट्रैक्टर ही ना देखा, जब उधर ट्रैक्टर में लगा तो कोई स्टार्ट करेगा, कोई पहला गेयर डाल लगा, कोई अगला गेयर डाल लगा, ऐसे होगा नहीं। तो जब हमें जमीन नहीं मिली, हमें खेती का नहीं पता था खेती कैसे हो। जिन्हें पता था उन्हें या तो अंग्रेज मार गए या हमारे ग्रंथ नालंदा यूनिवर्सिटी में रखकर आग लगा गए कि लो कर लो खेती। फिर भी कुछ लोगों ने बहुत जोर करे, लेकिन उस समय पे ना तो सोशल मीडिया था आपकी तरह, ऐसी ये वीडियो हजारों लाखों लोग देखेंगे कल तक, ना इतनी जागरूकता थी कि जैसे आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इतना समय भी नहीं था लोगों के पास। और उस समय में ना ऐसे लोग थे जो गांव गांव जाके समझाएं, ना उतनी सुविधाएं थी आने जाने की। पहला कटड़ा बुग्गी चलती थी या पैदल चलते थे लोग, साइकिल भी यदा कदाई किसी किसी के घर मिले करे थी। अब भैया गाना किसका बज रहा है, इसे बंद करो। तो उस समय में आदमी बिजनौर से भोकर रेहड़ी आना ही हमारा था। उस जमाने में बारात जावे थी तो 2 दिन में लौट के आवे थी। अब कौन जाकर वहां ज्ञान देगा आगा साहब खेती पे। तो हम लोगों की उस समय पे खेती की स्थिति बहुत खराब हुई। जमीनों में जान बहुत थी, लेकिन खेती करें कैसे ये नहीं पता था लोगों को। ना हमारे पास उस तरीके के विश्व स्तरीय टाइप के अनाज थे कि हम इससे अपने देश की जनता को उबार सकें। साहब गेहूं की एंट्री हुई और ये गेहूं ने साले ने नाश मार दिया पूरे देश का। ये गेहूं के साथ में आया सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया, और उस समय में हरित क्रांति लाना मजबूरी थी। सबसे पहले है अपने देश का पेट भरना, लेकिन यह भी कहा गया था कि रासायनिक फर्टिलाइजर और जितनी भी दवाई आ रही हैं इनकी संस्तुति भारत में केवल 25 साल के लिए की जाती है। 25 साल के बाद हमें इसको प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा हमारी जमीन खत्म हो जाएगी, जो सबसे जरूरी है। अब ये चस्का ऐसा था जैसे क्वार्टर का चस्का, शुरुआत तो ब्याह बारातों से हो और बाद में खुली चले। गन्ना डालने जा रहे हैं, पहला क्वार्टर चाहिए भैया, ठंड हो रही, गन्ना डाल के आ रहा हूं, ईख बो रहे हैं तो क्वार्टर चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, मोस्टली यही है ज्यादातर में। ये मजे मजे शुरू हुआ था और आज हमारी लीवर किडनी पे कहानी आ गई। आज हमारी स्थिति ये हो गई कि जमीन का जो बायोमास कार्बन है, जमीन की ताकत कहते हैं सब लोग। जमीन की ताकत है क्या? जमीन की ताकत है जमीन के ऊपर खड़े हुए हम लोग, पेड़ पौधे, फसल, इसकी जो जितने भी अवशेष हैं, ये जब जमीन के ऊपर गिरते हैं, गिरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं, तो इन्हें खा के डिकम्पोज यानी कि इनको अपघटित करने के लिए जमीन में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक आती है फंगस, एक आते हैं बैक्टीरिया। ये दोनों मिलकर इसको अपघटन करते हैं, मतलब मिट्टी में मिलाने के काम करते हैं।
इन्हीं में, इन पत्तियों में, इनमें ही सब कुछ, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, पिंक सब इनमें है। तो ये जब विघटित कर देते हैं तो ये जो बैक्टीरिया विघटित कर रहे हैं, इनकी खुद की बॉडी प्लस इनके शरीरों से निकलने वाली जितनी भी प्रकार की अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे लिक्विड टाइप का निकलता है लसा पदार्थ सा, तो ये सब मिलकर के एक काले रंग का पदार्थ बनाते हैं जिसे बोलते हैं कार्बन। दो कणों के बीच में, मट्टी के दो कणों के बीच में जब वो कार्बन जाकर बैठता है तो वो ऐसा काम करता है जैसे दो खंभों के बीच में बिजली का तार, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और वही कार्बन जन्म देता है किसी भी बीज को। अगर आपके खेत में वो कार्बन की मात्रा कम है, जैसे वोल्टेज कम आ रही हो, तो आपका मोटर पानी देता है? क्यों नहीं देता? बिजली तो आ रही। तो ये वोल्टेज हमारी कम हो गई जमीन की, सादी भाषा में सुनो, हमारी वोल्टेज कम हो गई, अब वोल्टेज ही नहीं बढ़ रही। मोटर 12 HP का 2 फेस, या फिर तार फूक रहा है बार बार, एक फेस उड़ जाता है हर बार। तो हमारी जमीनों का जो कार्बन उस समय पे था वो 2 से लेके 6 के बीच में था। पूरी दुनिया में आज रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसका जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 4 से लेके 6 के बीच में है भाई साहब। और अगर हम अपनी बात करें, जहां आप और मैं बैठे हैं, 0.35 एवरेज है कार्बन। ये पढ़े लिखे भाई भी बैठे हैं इधर सब। और 0.20 पे वैज्ञानिक तौर पे, पढ़े लिखे तौर पे भी और गमार तौर पे भी, दोनों तरीके से जमीन को बांझ घोषित कर दिया जाता है। हम कितने पे हैं? 0.35। कम से कम खेती करने के लिए, एक अच्छा पौष्टिक अनाज उत्पादन करने के लिए, जिससे पूरे विश्व में लोग हमारा अनाज खरीदें, उसकी गुणवत्ता बनाने के लिए आपको कम से कम 0.90 का कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। अगर वोल्टेज कम हो गई तो मोटर कम से कम 10 HP 8 HP तो चाहिए ही। क्यों जी? कुट्टी काटने वाले मोटर से कुआं नहीं चले करता। हम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, धक्के पेले मार मार का पूरा खानदान लगा पड़ा पटे पे कि हो जाएगा काम। चलो ऐसे कब तक करोगे? तो हमने क्या करा, हमसे करवाया गया। हम तो करते तो कुछ भी ना है, सब कुछ होता है। ये सब योजना और षड्यंत्रों के तहत कराया जाता है। किसान तो बेचारा सीधा हिसाब है, जिसको जितने, जिस क्षेत्र में जितनी अज्ञानता होगी उतने ज्यादा पैसे दे के आता है। आप बनिए की दुकान पर जाते हो, जेवर खरीदने, जूस पिलाता है कि नहीं पिलाता? अब पियो, जाके जाइयो भोका रेडी में, उसमें क्या क्या कहना, भोपा में तुम्हें जूस भला वो चाहे भी पूछ ले। लेकिन थोड़ी देर बाद बैग टांग के चले जाइयो, नया कुर्ता पजामा पहन कर, चौधरन को साथ लेके, समझ जाएगा वो कुछ लेना है, तुरंत कहेगा चोई साहब बैठो पहले जूस पियो। और आपके जूस का पैसा 3 गुना ब्याज के साथ लेगा तुम तो उसी जेवर में ही। तो ये जमीनों का जो कार्बन था हमारा, ये कम कैसे हुआ? ये कम ऐसे हुआ कि हम लोगों ने जब ये उत्पाद आए तो हमने जब इसको डाला, जैसे सपोज करो हमने SSP डाला, यूरिया डाला, तो जमीन में यूरिया डायरेक्ट जमीन नहीं लेती, इसको नाइट्रेट आयन में तोड़ते हैं जीवाणु, फास्फेट आयन में तोड़ते हैं। तो जब आयन में तोड़ दिया जाता है, इसके एक अवस्था होती है जैसे रोटी, हमारे घर थैली आई भर के, हम लेके आए उड़द चावल, ऐसी थोड़ी खा लेंगे, पहले रसोई में ले जाकर पकाएंगे। तो पकाता कौन है? जमीन के अंदर जीवाणु। यूरिया को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करके पौधे को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं कृत्रिम तौर पे। कृत्रिम की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि हमारी जमीन में नाइट्रोजन के बैक्टीरिया ही नहीं थे, फंगस ही नहीं थी। कैसे कम हुए? हमने बैक्टीरिया की और फंगस की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया, मित्र की तरफ। आप जब भी किसी भी जमीन में कोई भी एक प्रकार की फसल उगाएंगे, जैसे गांव में हर कोई जरूरी है, बड़ी भी जरूरी है और आपका नाई भी जरूरी है, ब्राह्मण भी जरूरी है, सब कुमार भी जरूरी है, हर कोई जरूरी है, किसान भी जरूरी है। तो किसान उगाता था, थोड़ा सा सब जगह देता था, तो गांव की खूबसूरती बनी हुई, तो भारत में गांव जिंदा थे। आज किसान भी कहीं नहीं देता और वे लोग भी सब नौकरी पे निकल गए, गांव में कोई है नहीं आज बुलावा देने वाला, कोई नहीं, खुद ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आ जाइयो। ऐसे ही जमीन में जब हम रोटेशन नहीं करेंगे क्रॉप का, एक ही फसल लगातार एक ही जमीन में लगातार उगाएंगे, और वो हमारी मजबूरी है, हमारे पास जमीन बची नहीं। तो पहले 50 थी, ताऊ चच्चा 4 थे, वो 12-12 आ गई, अब 2-2 बालक हो गए, वो 6-6 रह गई, अब हमारे 2-2 हो गए, वो 3-3 पे आ गई। तो दोनों तरफ मुसीबत है। किसान का भी दर्द अपनी जगह जायज है,
लेकिन किसान को अगर सही तरीके से एजुकेट कर दिया जाता, जो बीएससी एग्रीकल्चर भारत में आई वो इसलिए आई थी कि किसान के बच्चे पढ़ लिख करके किसानों को आधुनिक खेती सिखाएं, जो पूरे विश्व के हिसाब से भारत खेती करके और भारत की चीजों की मांग बढ़े। आज मैं हकीकत बता रहा हूं, सबसे कम डिमांड भारत की चीजों की है, खाने पीने की। बाहर बड़ी गंदी निगाहों से देखा जाता है हम लोगों को कि तुम तो यार बेहिसाब जहर डालते हो, हट तुम्हारी चीज कौन खाएगा। रिजेक्ट हो रही है हमारी सब्जियां, हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा है, गेहूं रिजेक्ट हो रहा है। इंटरनेशनल मंडी में अगर रूस को 5 रुपए मिल रहे हैं तो हमें 1.5 रुपए मिल रहा है उसी गेहूं का। क्यों? हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। अब डाल कौन रहे हैं? हमें तो डलवाया जा रहा है। तुम बंद कर दो, हम डालने के ही ना, या हमें इसके रास्ते बताओ। तो हमें अपनी फसलों को गुणवत्ता के तौर पर तैयार करना, जो हम कभी नहीं कर पाते। बस किसी तरह जिंदगी चल रही है, हम अपनी काट गए, हमारे पिताजी अपनी काट गए, हमारे बालक अपनी काट लेंगे। इस हिसाब से तो देश का बंटाधार हो जाएगा, जिस हिसाब से हम धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं कार्बन। आज स्थिति ये होगी भैया जी, विपुल जी, कि कोई सी भी दवाई परमानेंट काम करने को तैयार नहीं अगर आप साल्ट ना बदलो। जमीन हर साल उत्पादन गिर रहा है, मन में भय है कि यार 3 दिन खेत पे नहीं गया, जाने क्या हो गया होगा। 3 दिन खेत पे नहीं गया, जाने क्या आफत आ गई होगी। ऐसा ही है ना, मिट्टी में पकड़ नहीं बची, वरना मट्टी लगाने का कॉन्सेप्ट कहां है गन्ने में? कुदरती तौर पे है कोई? मिट्टी में पकड़ कहां से पड़ेगी जब ना तो फंगस ना बैक्टीरिया। देखो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक, जैसे ऊपर हमारी एक दुनिया है, ऐसे नीचे एक दुनिया है। नीचे वाली दुनिया मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया, मित्र कीटों पे चलती है। जमीन के नीचे जब कोई भी पौधा पहली बार जन्म लेता है, जैसे गन्ने का हुआ, गेहूं का हुआ, चने का, मटर का, किसी का भी, तो जब उसकी पहली बार जड़ें जमीन से निकलेंगी, तो जमीन से जब पहली बार जड़ निकलती है तो जड़ों के अंदर से वो जो भोजन खाता है, उस दाने के अंदर भोजन है, तो वो भोजन जब जड़ों के द्वारा जमीन में जाता है तो उस भोजन को रिलीज करती हैं जड़ें, कुछ स्टार्च निकालती हैं, शर्करा निकालती है अपने अंदर से। उसको खाने के लिए नीचे जमीन में दुश्मन भी है, मित्र भी है, और वो भोजन सभी का है। आपके घर एक एंगेजमेंट होने वाली है, यहाँ रसगुल्ले सजे हुए हैं, मेहमान आने वाले हैं। अगर घर का कोई आदमी यहाँ है नहीं तो सड़क चलता मेरे जैसा भी गाड़ी रोक के सोचा है तो ना 2 रसगुल्ले खा ले यार, चल। मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन जब आप बैठे रहोगे ना, हाँ भैया कैसा है, नहीं जी हम, अन्ना भैया इधर ना, थोड़ा आकर रोक लियो गाड़ी, बच गए तुम्हारा रसगुल्ले। तो जड़ों में, जमीन में जब मित्र फंगस नहीं बची तो आपकी जो शत्रु फंगस है, अब देखो मित्र फंगस क्या काम करती है। मित्र फंगस आपकी जड़ों के ऊपर बैठ के जड़ों से भोजन नहीं लेती, जड़ें जो छोड़ रही हैं उसको लेती हैं, और आपकी जमीन में जो प्रोटीन पड़ा हुआ है, जैसे गोबर की खाद में है, गन्ने की पत्ती पड़ी, धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती, जो भी पड़ा उसको खाती है और अपनी कॉलोनी बढ़ाती है वहां पे। शत्रु फंगस क्या काम करती है, वो जड़ों पे आकर के जड़ में से जो भोजन है उसको चूसना शुरू कर देगी। मेरी बात समझ आ रही? तो जड़ वाला जब चूस लेगी तो जड़ जो ऊपर भेजनी थी वो भोजन ऊपर नहीं जाएगा अभी, और ये फंगस यहीं चूस के खाती रहेगी इसको। तो ऊपर से पत्ता पीला पड़ना शुरू होगा, नए नए सिम्टम दिखाई देंगे। आपका हो गया पोका बोइंग आ गया, फलाना आ गया, रेड रस्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डिम्बाणा, 50 बीमारी, अंग्रेजी में 1000 नाम है उसके। तो ये काम है मित्र फंगस का। अब जब मित्र फंगस नहीं है तो कौन आके बैठेगा जड़ पे? बुरी वाली फंगस। बुरी फंगस क्या करेगी? पौधों को खाएगी। अब आप क्या करोगे? आप जाओगे दुकान पे, आप टेम्परेरी समाधान ढूंढ के लाते हो। आपका घर है, आपके घर में आप यहां रहते नहीं, दरवाजा खुला छोड़ के ट्रैक्टर बैक्टर मोटरसाइकिल रख के और चले गए रहने के लिए 8-10 दिन मुजफ्फरनगर। जब 8 दिन बाद आए तो पता चला विपुल भाई के मजदूर यहां लिट रहे हैं। आपने कही विपुल ही ना हटा, मैं क्यों हटाऊं, तू था है, हम तो घर घेर रहे हैं तेरा। इतने दिन तक खाली पड़ा था, कोई ठाक ले जाता बुलेट भी, ना बुलेट को चला रहे हैं ना, और करना चलाने का इंजन खराब हो जाएगा इसका। आपने गांव वालों के पास गए, गांव वाले आए कि भाई यार ये गलत बात है, चल तू चला जा, इसका घर छोड़ दे। तो विपुल भाई ने आपका घर छोड़ दिया। अब आप फिर मुजफ्फरनगर भाग लिए 15 दिन बाद, आपका विपुल भाई नहीं आए, ये भैया आ गए दूसरे। फिर आपने क्या करा कि यार ये ऐसा काम नहीं कर रहे, पुलिस के पास जाऊंगा। आप पुलिस के पास चले गए, जी मेरा घर कब्जा लें। पुलिस आई, पुलिस ने 500 उससे लिए, 500 तुमसे लिए। घंटा तुम्हें बैठाया, घंटे पर इन्हें बैठाया, बोला अब मत करना, भागो यहां से।
और बार बार आप जा रहे हो। अब गांव वालों ने आपके फैसले माना बंद कर दिया कि भाई इसका तो रोज का ड्रामा, ये तो रोज चल रही है, उठा के मुजफ्फरनगर वो बिस्तर इसके घर में लोग, अब तो उससे गेट नहीं लगाया जा रहा अपना, है ना, गेट नहीं लगाने का, क्योंकि गेट परमानेंट उपाय है। अब गांव वालों को भी मजा आने लगा, अगर गेट लग गया तो झगड़ा नहीं होने का। समझ रहे मेरी बात? तो जो आप रासायनिक उपाय कर रहे हो वो टेम्परेरी हैं। फंगस आई, आपने दवाई डाली, कुछ समय रिलीज हुआ, कुछ समय के लिए वो अपने घर चले गए, आप वहां पे हो नहीं, तो फिर वो आप वो इंतजार में बैठा के बेटे अब नहीं तो कल नहीं पर तो रुक जाऊंगा जरूर। अगर वहां परमानेंट रह लो और गेट लगा दो तो कौन आएगा साहब आपके घर? तो जमीनों में जो फंगस आती है मेन, उसका आने का ये उद्देश्य है। मित्र फंगस को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मित्र फंगस को बढ़ने के लिए जमीन के अंदर प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहां से आता है? प्रोटीन बायोमास से आता है, गोबर की खाद से आएगा, खल से आएगा, सरसों की, गुड़ से आएगा, मट्ठे से आएगा, छाछ से आएगा, दही से आएगा, फसल के अवशेष गन्ने की पत्ती से आएगा, पुराल की पत्ती से आएगा, इनसे आएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम यूरिया के 2 कट्टे लाते हैं, डीएपी के 2 कट्टे लाते हैं, 10 बीघे गेहूं में बखेरे, ट्रैक्टर से जोता रूटा मारा, गेहूं फेंका, साथ में उसमें कार्बन जिम्मेन को जैब मिलाई आधा किलो, और ले भैया गेहूं बहुत है 10 बीघे हमने तो तुम टेंशन मत लो, अगला तैयार बैठा के तुम मुजफ्फरनगर निकल में आ रहे हैं, जैसे ही जड़ निकलेंगे वो आ जाएगा खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सिपाही है ही नहीं जमीन में। अच्छा, जो मित्र फंगस थी वो कहाँ गई? वो इन रासायनिक उत्पादों से उसे बड़ी चिढ़ है, ये उसका डीएनए ही ऐसा है, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो ऐसी है, वो उसमें नहीं टिकती। आप देख लो कभी भी मर जाती है, या वहां से जगह छोड़ देगी, अपनी डोरमेंसी में चली जाएगी, बहुत नीचे चली जाती है, 3-3, 4-4 फीट। अब हम टोटली डिपेंड हो गए मोहल्ले वालों पे और पुलिस वालों पे। अब इन्होंने आना बंद कर दिया और ये हमें छोड़ नहीं, अब सबके सामने मार रहे हैं, गांव वालों के सामने, विपुल भाई आ गए, अब फंस गए आप। शुरुआत तो आपने करी थी। आज कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो हमारी जान छुटा रही हो, और आप इतनी दवाई डाल के 3.5 रुपए किलो बेचेंगे तो हम तो खत्म है। तो विपुल भाई इतना पैसा लगा के ये 3.5 रुपए किलो की फालतू चीज हम उगा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसे कोई पूछता नहीं, इसके कोई रेट नहीं बढ़ा रहा है, इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं, फिर क्या फायदा? अब हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी जमीनों में बायोमास को बढ़ाना चाहिए। हम बोलते जी गोबर की खाद डालो, तो गोबर की खाद का भी हमें इतनी दयनीय स्थिति हमारी है ताऊ जी कि हमें ये तक नहीं पता गोबर की खाद डले कैसे है खेत में। आधी कच्ची आधी पक्की, पपड़े जमे हुए, गड्ढे में दबी हुई, बदबू मार रही, उसे जाके खेत में डाल देते हैं हम। अगर वो सूख जाए विपुल भाई तो रूटावेटर से भी नहीं कट रही, ऐसे टुकड़े हैं गोबर के, पैर लग जाओ उस पर तो चोट मार देती है पैर में। आपका नाम मैं गलत तो नहीं बोल रहा? पैर में चोट मार देती है, सूख जा। अगर वो जो ऊपर की 2.5 फीट के नीचे की गोबर खोदते ना, पूरा फावड़ा ऐसे ही निकला जैसे बर्फी का पीस, चिकनी चिकनी वाली, मैं उस गोबर की बात कर रहा हूं। जबकि गोबर की खाद ऐसी होनी चाहिए कि आपने अगर गोबर में हाथ डाला तो ये हाथ पे से ऐसे बिखरनी चाहिए जैसे लेटा बिखर जा सरसों, कंप्लीटली डिकम्पोस्ट। वो हम करते ही ना कभी, एक जगह चट्टे पे चट्टा, चट्टे पे चट्टा, चट्टे पे चट्टा। मेरी एक सिसोली की वीडियो है 1250 नंबर की, उसे देखना आप, उसमें बताया मैंने गोबर की खाद को सही तरीका क्या है 50 दिन में चाय पत्ती बनाने का, एकदम घर पे बिना किसी उत्पाद के। तो फंगस हमारे खेत में धीरे धीरे खत्म होती चली गई और हम रासायनिक उत्पाद बढ़ाते चले गए, और हमने जो मित्र फंगस थी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। और आज स्थिति यह है कि मित्र फंगस ना के बराबर है साहब खेत में, और हम उपाय ढूंढ रहे हैं टेम्परेरी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको शराब कुछ देर का आनंद दे सकती है लेकिन स्वस्थ कभी नहीं रख सकती। आपको दूध ही पीना पड़ेगा उसके लिए, आपको हरी फल सब्जी खानी पड़ेगी, आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो स्वस्थ दवाई के दम पे कभी रह नहीं सकते। या कोई है दवाई के दम पे जो स्वस्थ हो, मुझे बताओ कि उसे दवाई ने स्वस्थ कर रखा आज की तारीख में। मैं ताऊ जी गलत तो नहीं बोल रहा? जो मेरा तजुर्बा है 15 साल का, जो मैंने रिसर्च करी, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं 12वीं पास हूँ उत्तर प्रदेश बोर्ड से, उसके बाद फौज में चला गया था, हथियारों से ग्रेजुएशन करा मैंने। खेती का मेरा तजुर्बा है जो मैंने खुद के खेतों में करा, जिसकी मैंने रिसर्च करी बाद में, जिनके पीछे भागा मैं। 2-3 तरीके के दिमाग होते हैं, एक होते हैं काम किया छुट्टी हो गई, मेरा दिमाग है क्यों वाला। ऐसा क्यों?
इसका कारण क्या? तो जमीनों में फंगस आने का कारण है हमारी जमीनों में बायोमास का ना होना। बायोमास नहीं होगा तो कार्बन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा तो ताकत नहीं होगी। जिसका शरीर जितना कमजोर उतनी जल्दी जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, ये वो। मैं 40 का हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, वीडियो में मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, आधे MBBS डॉक्टर हैं। मैं एक दिन दवाई लेने किसी के पास गया हूं तो पूछो भी, किसी में से कमेंट करके बताएगा कोई। मैं जाता ही ना कभी, केवल एक दांत को छोड़ के। मिठ्ठे का शौक है, क्या करूं, बिरादरी का DNA मेरा ऐसा, तो मिठ्ठे के चक्कर में दांत में कभी कभी गड़बड़ हो जाती। वो भी एक इन भाई साहब ने एक वो बताई थी शिष्य, मुझे बैठे हैं चौधरी साहब हमारे, वो बड़े मजेदार चीज़ है। अब नीम तो बचे नहीं, तो उसमें वो नीम का ही, मुझे तो ऐसा लगा नीम का ही तेल तूल जैसा है कुछ, वो बड़ा मजेदार है। वो ऐसा लगा मुंह कड़वा कड़वा सा, लौंग का तेल। दांत फिटे जी जब से कोई दर्द उर्द नहीं होया। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब ये फंगस का उपाय क्या है? तो फंगस के लिए जमीन में 2 तरह की मित्र फंगस अगर हमारे पास है। 2 सगे भाई अगर घर में हैं, एक तो घर में रह रहा है, एक बैठक पे है, तो कोई दिक्कत पड़ेगी तो आवाज मार दीजिए। कैसे? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो ट्राइकोडर्मा जो हर्जिनियम है, ओमवीर जी तुम भी मुंह में खो गए मेरे, इनकी शक्ल दिखा दो बेचारों की, बंद गए तुम तो, सम्मोहित हो गए तुम भी। तो ट्राइकोडर्मा जो हर्जिनियम है और विरिडी, इसकी खोज 204 साल पहले हो गई विपुल भाई। लेकिन आज तक भी हिम्मत है किसी की सही तरीके से पता हो किसी को? इनमें से कितने लोग हैं जिन्हें यह पता है कि ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी काम क्या करते हैं और कैसे करते हैं जमीन में जाके? पता जी किसी को? सारे किसान ही हैं। क्या करते हैं भैया जी? ना 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 ना, बैक्टीरिया तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम कैसे काम करता है जमीन में, और विरिडी दोनों मिलके, वो फंगस है भैया जी। वो कैसे काम करती है जमीन में? हाँ, जमीन में कैसे काम करेगा? हमारी फसल को कैसे बचावेगा? कौन से का क्या काम है इन दोनों में से? चलो बहुत बढ़िया। ये जो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम है, इसका काम है जड़ों के ऊपर अटैक करने वाली सारी फंगस को कंट्रोल करना। इस दुनिया में आप किसी को मार नहीं सकते, समूल नष्ट किसी का नहीं कर सकते आप। तो ये कंट्रोल करती है। ये क्या करती है? ये प्रोटीन को खा करके ट्राइकोमीन नाम का एक पदार्थ अपनी बॉडी से निकालती है, जो लेमिनेशन के तौर पे आपकी जड़ों के ऊपर रहता है और बुरी फंगस से आपके पौधे को बचाता है। तो फिर आपके खेत में जड़ों से फंगस नहीं लगेगी, साल भर सफेद जड़ें आपको मिलेंगी। अब जो फंगस पौधे की जड़ पे आ गई तो ठीक है, कुछ फंगस ऐसी है जो मिट्टी में इंतजार कर रही है जड़ों के बीच में कि तू हट और मैं आ रहा हूं। तो ये जो जड़ों के, जो मिट्टी के अंदर अशुद्धि फैली हुई है, जो शत्रु फंगस मिट्टी के अंदर है, ये शत्रु फंगस को खाने के लिए और उसको खत्म करने के लिए किसका काम करेगा? ट्राइकोडर्मा विरिडी का। नमस्कार साहब। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी, ये दोनों मिलकर के जमीन की समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं फंगस का। अब एक बात फिर आती है कि भाई साहब हमारे यहाँ तो वो कट्टा दे रख गए थे भरा हुआ 25 किलो का, हमने तो खूब डाला, हमारा तो कुछ भी ना होया गन्ना फिर भी सूख गया। ऐसे सवाल पूछा करो। ऐसा हुआ किसी के साथ भैया जी? ऐसा हुआ? 10-5 डब्बे तो लाए होंगे कहीं ना कहीं से, और आधों के तो टांड पे रखे होंगे, अभी भी डाले भी नहीं है, नहीं कि यार कहाँ चक्कर पड़ रहे, कुछ ना होना इससे। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। आप कभी भी कोई भी फंगस खरीदते हैं तो 2 गुणा 10 की पावर 8 से नीचे की ना खरीदें, और उसको ला करके आप 200 लीटर के ड्रम में डालें एक बोतल को। वहां पे 2 किलो गुड़ डालिएगा, आधा किलो दही डालिएगा, ये 200 लीटर बन जाएगी आपके 8 दिन में। इसको एक बार घोलने के बाद दोबारा चलाने की जरूरत नहीं होती फंगस को, जितना चलाओगे उतने कम बनेगी। कपड़ा ढक दो बस मुंह पे। अब आपके पास 200 बोतलें हो गई। अब आप इसको 20 लीटर के हिसाब से पानी के साथ खेत में छोड़ो या गोबर की खाद पे डाल के मल्टीपल करो और फिर खेत में छोड़ो। इसके लिए 1250 और 1251 नंबर की वीडियो बनाई हुई है, मैंने खुद करके दिखाया आप लोगों को अपने खुद के खेत में कि किस तरीके से हमें इन्हें डालना होता है। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी
ये दोनों जमीन और जड़ों की फंगस का समूल कंट्रोल करते हैं। अभी इससे आगे बात आती है कि साहब ऊपर जो फंगस आती है उसका हम क्या करें। पत्तों पे आ गई, जैसा अभी कह रहे थे वो उधर बैठे थे कि पत्ते पे सफ़ेद सफ़ेद से दाग हो रहे हैं नीचे की साइड से। इसके लिए काम करता है सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस। ये दो बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी आते हैं और फंगस में भी आते हैं। कुल मिला के फंगस ही समझो इन्हें। अगर ये आपके पत्ते के ऊपर स्प्रे किए गए तो ये उनको समूल नष्ट करते हैं। नष्ट कैसे करते हैं? ये जितने भी फंगस हैं या कीड़े हैं इनके अंदर प्रोटीन होता है। ये अपने जो मित्र फंगस और ये जितने भी मित्र अपने बैक्टीरिया हैं ये उनके बॉडी में अंदर जा करके उनके अंदर उपलब्ध प्रोटीन को खा जाते हैं और 24 से 72 घंटे में उनका खात्मा कर देते हैं। लेकिन 2 गुणा 10 की पावर 8 का ही चाहिए या इससे ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। आपके डब्बों पर देखोगे तो 1 गुणा 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। अब 50 आदमी बैठे हैं यहाँ हमारा, आप यहाँ 4 लौंडे हमारा क्या कर लेंगे, धुल के भेजेंगे यहाँ से हम उन्हें, है नहीं। लेकिन यहाँ 500 आदमी आ गए तो हमें एक बार को व्यवस्था देखनी पड़ेगी, गेट बंद करना पड़ेगा। क्यों विपुल भाई? तो ये ऊपर से भी स्प्रे करो अगर आप नीचे से चलाते हैं इनको दोनों को, सुडोमोनास को और बेसिलस। अच्छा ये जो मैं नाम अंग्रेजी ले रहा हूँ लेकिन ये प्राकृतिक है जी। ये जमीन में भगवान जी ने वो ऑटोमेटिक, अल्लाह मियाँ ने कह लो, भगवान कह लो, राम जी कह लो, उसने कुदरत ने पैदा करके दिए जमीन में। केवल उन्हें बढ़ाना है बस। बढ़ेंगे भी कैसे वही बताऊंगा। आप ऐसे ही बढ़ेंगे, ये ला के मल्टीपल करके खेतों में छोड़ो। ये 1 के 3, 3 के 9, 9 के 9, हर 3 से 5 घंटे में ये ट्रिपल होते हैं, 3 गुना। लेकिन शर्त वही है, खेत में बायोमास चाहिए। अगर बायोमास नहीं होगा तो मल्टीपल नहीं होने के। और इनके साथ किसी भी प्रकार का रासायनिक फंगिसाइड और कीटनाशक नहीं डालना। अगर डाला तो ये मल्टीपल नहीं होंगे, और ये नहीं होंगे तो जमीन नहीं होगी, और जमीन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो गांव नहीं होगा, और गांव नहीं होंगे तो भारत नहीं होगा। भारत गांव में ही रहता है। हमारा देश गांव से है, शहरों से नहीं है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग चकाचौंध ये किसी काम की नहीं। सबकी औकात दिख गई थी कोरोना में। अगर गांव में किसान जिंदा नहीं होता तो सब मर गए होते। तो ये अगर हम जमीन में चलाते हैं तो आपके ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करते हैं, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल बीमारी से रोकते हैं, जैसे पानी की बीमारी लगती है जिससे। आप लोग वैलिडामाइसिन लेके आते हो, प्लांटोमाइसिन लेके आते हो, फला ये लाते हो, वो सब का काम ये करता है कुदरती तौर पे। लेकिन ये जमीन में रहा नहीं तो हमें फिर कृत्रिम लाना पड़ा। हमने अपनी घरवाली को नाराज करके भेज दिया तो रोटी ढाबे से लाओगे भैया, क्या करोगे? घरवाली लिया और ढाबा बंद हो जाएगा। तो ये हमारी जमीनों में ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही ध्यान रखते हैं हमारा। इससे आगे की एक कड़ी आती है नीमाटोड की। हमारी गांठें मोटी हो जाती हैं और हमें कई बार लगता है कि कीड़े लग गए, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। लेकिन जब गेहूं को, किसी भी चीज को उखाड़ के देखोगे तो अंदर गांठें दिखाई देती है इतनी मोटी मोटी। उन गांठों में गेंडवे, केंचुआ जो होता है उसके जैसा एक बहुत छोटा कीड़ा होता है। कई बार वो आंखों से दिखता भी है, कई बार वो आंखों से नहीं भी दिखता है। तो वो क्या करता है, खाना खा करके और अपना वहीं पे इकट्ठा करता रहता है उसको, जब बंदर गलाफों में भर ले, ऊपर नहीं भोजन को जाने देता। हम कीटनाशक डालते हैं, फंगिसाइड डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई यार क्या आफत आ गई, गेहूं पीला पड़ रहा है हमारा, भाई हमने फंगस की भी दवाई डाल दी। फिर आप कंपनी को गाली देते हो दवाई वाले की। अब किसान और क्या करेगा? लेकिन वो नीमाटोड के कारण होता है। ये एक ही चीज से मरता है, पैसिलोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से। या फिर इसकी एक बोतल आती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 12,000 रुपए की 1 लीटर है। 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के 250 ग्राम पड़ा है 5 बीघे में, 250 ml, यानी कि 3-4 हज़ार रुपए का खर्चा। और ये फ्री का। एक बोतल लो, मल्टीपल करो, अपने खेत में छोड़ो, मुक्ति मिल गई, खत्म कहानी। 1 किलो गुड़ का खर्च। इसी में अब जैसे टॉप बोरर की भैया बात कर रहे थे, तो दुनिया में कितने भी प्रकार की इल्ली हो, बोरर हो, कोई भी हो, जो रूट बोरर हो, सूट बोरर हो, स्टैम बोरर हो, कोई सा भी हो, मक्का की इल्ली हो, गन्ने की हो, केले की हो, किसी भी चीज़ की, इसके लिए आता है आपका मेटारिजियम एनिसोप्ले और बेसिलस थुरंजेसिस। ये दोनों मिलके इस दुनिया की हर प्रकार की इल्ली का काल है। ये क्या करते हैं,
जैसे ही इल्ली की बॉडी में अंदर जाते हैं बैक्टीरिया फंगस, जब पत्ते को खाएगी, हमने पत्ते पे स्प्रे कर दिया, उसके अंदर जाएंगे तो 72 घंटे में आपको इल्ली काली मिलेगी। उसके अंदर के प्रोटीन को खा करके अपनी कॉलोनी बनाते हैं। जमीन में अगर हम इसको छोड़ते हैं, छोड़ना जमीन में चाहिए, तो कोई भी इल्ली हो या कुछ भी हो, इसका एक टाइम है, एक मौसम आता है जब नीचे से अंडे लार्वा प्यूपा में बदल के और फिर कीड़े में बदलते हैं। तो सारी बीमारियां जितनी भी हैं, इनके जितने भी अंडे हैं, ये सब जमीनों में हैं हमारी। तो जब हम इन्हें पानी के साथ छोड़ते हैं या गोबर की खाद में मिला के डिकम्पोज करके खेत में डालते हैं, तो इनकी वहां पे कॉलोनी बन जाती है। जैसे पुलिस छावनी बन गई, पूरी एक आर्मी की छावनी आ गई। तो ये अपना पूरा गांव बसा लेंगे वहां, और जितने भी अंडे मिलेंगे वहां प्यूपा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा जो खेत को नुकसान देता है, उसको अंदर बॉडी में घुस के ये और उसके अंदर का पूरा प्रोटीन खा लेंगे और उसको मार देंगे। जब अंडा ही मर जाएगा तो तितली कहां से आएगी? फिर भी अगर आ रही है, क्योंकि जमीन का कार्बन उतना मजबूत अभी नहीं है स्टार्टिंग में, हमें अगर मैं आज से ही चालू करूं ये काम, तो हमें 1-1.5 साल के लिए आगे स्प्रे भी लेना पड़ेगा अपने खेत में। आज मेरी स्थिति ये है कि मैं स्प्रे नहीं लेता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं स्प्रे नहीं करता गन्ने पे। एक आध कोई गलती से हो जाए तो अलग बात है, लड़के करते हैं जाके, क्योंकि हमारी जमीन हमने उस हिसाब से शुद्ध कर ली कि अब हमारे यहाँ टॉप बोर्डर नहीं आता जी। मेरे यहाँ 38 की तिपेटी खड़ी, जाकर देख के आओ, साफ सुथरी खड़ी है, बढ़िया मस्त। 13-235 भी है, 86-032 भी है, हरियाणा 19 भी है, कौन कौन सी वैरायटी याद भी ना रही सुथरी, 10 हैं, सब वो रखी, लेकिन बिल्कुल गन्ना ठीक ठाक खड़ा है जैसे प्राकृतिक होता है। ना मैंने उसमें लागत लगाई, ना मेरा गन्ना कमजोर है। अभी परसों किसान आए थे जिन्होंने गन्ना तोला, मेरा 3.5 किलो का गन्ना हुआ है एक। मैं ये नहीं कह रहा 3.5 किलो के होंगे, लेकिन मैं खुश हो गया उसका वजन देख के गन्ने का, और मिठास इतनी थी जैसे फरवरी मार्च के गन्ने में होती है, और मार्च में बोया हमने वो खेत। हाँ जी, आपने देखी वो वीडियो? उसमें करा क्या मैंने बुवाई पे? पहले मैं ये कीड़ों वाला खत्म कर देता हूँ, फिर आपको बुवाई बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट लगाए, किस किस कंपनी के लगाए, है नहीं? तो ये सुनने को बहुत लोग परेशान होंगे, सारे प्रोडक्ट आपके घर में हैं, आप ही कंपनी हो। विपुल भाई, ये दोनों का काम हो गया, हर प्रकार की इल्ली का काम खत्म। 2 ही प्रकार के कीड़े हैं जो काट के खाते हैं और चूस के खाते हैं, तीसरा कीड़ा ही नहीं धरती पे कोई किसान को तंग करने वाला। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, और जैसे दीमक को दूर करने के लिए, या वो एक चूल्हा खोदनी घूमती उसके लिए, सफेद मुंह की लट लाल वाली जिसके लिए आप बात कर रहे थे, डेंटा शो की, ठीक है, उसके लिए बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लेकानी, ये 2 प्रकार की फंगस, ये उनके नाम हैं जो मैं नाम ले रहा, जिन वैज्ञानिकों ने बनाया था, ढूंढा है। तो ये जमीन में नाम तो इसका कुछ, आप मेरा नाम दे लो राहुल है, आपका दे लो समरपाल है, कुछ भी कह लो, लेकिन ये 2 बैक्टीरिया जमीन में हैं हमारी जमीनों में। जहां बैठे हुए जब खोदोगे तो इसके नीचे भी मिलेंगे। बस जमीन से उन्होंने आइसोलेट करके इनको रिफाइन कर दिया और बना दिया कि आप मल्टीपल करके खेत में चलाओ तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएंगी। बायोलॉजिकल पे कंट्रोल के लिए किसान को भरोसा नहीं करने दिया गया, क्योंकि उतने मजबूत बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं दिए गए और ना ही उसके ऊपर जागरूकता दी गई। ट्राइकोडर्मा के डब्बे पेटी पकड़ा दी, शुगर मिल न लागे, ये नहीं बताया इसको सही तरीका क्या है, कब देना है। साथ में मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो ट्राइकोडर्मा का डब्बा बिल्कुल डीएपी के ऊपर 2 डब्बे पलट के और वो भाई फेंक रहा, तू क्या कर रहा भैया? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फंगीसाइड पे डाल रहे हैं और ट्राइकोडर्मा भी डाल रहे हैं साथ साथ मिला के। भैया तुम कहना जी मिल वालों ने कही, अब बताओ ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने शुगर मिलों में जाके क्लासें ली, मैं धामपुर शुगर मिल में गया, चांगीपुर शुगर मिल में गया, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया। और मुझे बड़ी अच्छी बात है कि शुगर मिल वालों ने ही बुलाया, मालिकों ने फ़ोन किया मेरे पास कि आप आइए और हमें आपसे बहुत कुछ जानना है, आप जो बैक्टीरिया के ऊपर बताते हैं इसकी सत्यता क्या है। तो उन्होंने सुना और अमल किया। आज वो सही तरीका बता रहे हैं लोगों को जाके खेतों में काम करने का। हम बोले भैया गन्ने ना रहे तो तुम बांस पेल लोगे इसमें, तो गन्ने उगवाओ लोगोगे, इनके पटक्यों करो बेचारों के। तो आपका अगर आप बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लगाने का प्रयोग करते हैं अपनी ज़मीन में नीचे से और ऊपर से भी स्प्रे में लेते हैं, तो किसी प्रकार का कोई रस चूसक आपके खेत में आपको परेशान नहीं करेगा। 2-4-6 महीने स्प्रे करने हैं शुरुआती दौर में। जब कॉलोनियाँ बन जाएंगी, इम्यून पावर खेत की बन जाएगी, उसके बाद आपके खेत में ये आपको तंग नहीं करेंगे। हमें तो नहीं कर रहे आज की तारीख में। तो ये 8-9 प्रकार की फंगस हैं, अगर हमने इनको खेतों में छोड़ा
तो गारंटेड कंप्लीट आपकी समस्त बीमारियों का समाधान है साहब। ये आप किसी वैज्ञानिक से पूछ लियो, मेरी वीडियो किसी साइंटिस्ट को दिखा लेना कि भाई ये आदमी गलत बोल रहा था क्या। जो मैंने इन पे महसूस करा, इन पे काम करा, इनके नाम ढूंढे, इनके कॉम्बिनेशन मिलाई, ये मेरी पट बुद्धि का कमाल है। किसान की बुद्धि है ये, वैज्ञानिक होता तो मैं भी नहीं कर पाता ये काम। और हमने अपने खेतों में इनको ढूंढा, लाया, करा और आज कामयाब हैं। अभी भी आप मेरे खेत पर जाओगे तो मैंने ड्रम बना कर रख रखे हैं फ्री बांटने के लिए। आप जाओ 1 लीटर जामन लेके आओ मेरे यहाँ से, अपने खेत घर बनाओ, कोई पैसा नहीं देना किसी को भी, ना मुझे ना किसी को, और अपने खेतों में चलाओ, मस्त रहो, अपनी ज़मीन ठीक करो। मैं काम कर रहा हूँ आने वाली नस्लों के लिए, जो अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद जो बच्चे आएंगे भारत में, उनको आने लायक कम से कम ज़मीन में फर्टिलिटी तो हो। खाएंगे क्या आके? अगर आज सभी लोग स्वार्थी हो गए और अपने अपने घर के सोचने लगे तो समाज में अच्छा काम करना बंद हो जाएगा, ज़मीनें खत्म हो जाएंगी, कंपनियां अपने अपने देश में चली जाएंगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। इनका क्या किसी का, ये तो ठाक परिंदा चल देंगे प्रभु। क्यों जी? ऐसे ही ज़मीन में 4 तरह के अगर आपने बैक्टीरिया दिए, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। एजिटोबैक्टर का काम है आपकी बागवानी, सब्जी वर्गीय जितनी फसलें हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गई, इन्हें नाइट्रोजन देने का काम, यूरिया देने का काम उनका है। जिम्मेदारी किसने ले रखी? आपने और मैंने, कि यूरिया लेना चल जा, ये उनकी जिम्मेदारी है नेचुरल तौर पे। एजोस्पिरिलम का काम है आपके अनाज वर्गीय जितनी फसलें हैं उनको नाइट्रोजन देने का काम। इसी के साथ में आपका राइजोबियम का काम है जितनी दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन देने का काम। एसिटोबैक्टर का काम है जितनी मीठी फसलें हैं, जैसे गन्ना, चरी, आपका मक्का, आलू, शकरकंद, इनके अंदर नाइट्रोजन देने का काम। तो कुदरत ने सब भेज रखे हैं, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? हमें दिमाग लगवाया गया जबरदस्ती, इन पे से दिमाग हटा के बोरियों पे लाया गया। ऐसे ही फास्फोरस का आता है, डीएपी का, फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया। जमीन में उपलब्ध जो भी हमारा पड़ा है, पत्ता है, घास है, गन्ने की पत्ती है, या पुराना डीएपी पड़ा हुआ है फिक्सेशन होके, उसको सोलेबल फॉर्म में करके खाने योग्य बना के फास्फेट आयन में तब्दील करके पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराने का काम फ्री में कराए वो। लेकिन हम उसे करने नहीं दे रहे। डीएपी पे डीएपी डाल के जमीन की संरचना ही बिगाड़ दी हम लोगों ने, पेटी का हाजमा ही खराब कर दिया। ऐसे ही पोटास का आता है, ऐसे ही जिंक का, ऐसे ही सल्फर का, ऐसे ही डिकम्पोजर। जो बच गया उसे सबको गला पगा के एकदम भोजन में तब्दील करने का काम डिकम्पोजर का है। ये 9 प्रकार के फंगस, अगर 9 प्रकार के बैक्टीरिया आपने अपने खेतों में डाले तो आप राजा हो। और ये फ्री में उपलब्ध हैं, 1 रुपए में 100 लीटर बन जा। अपने घर पे लाके जागरूक हो जाओ, इन्हें चलाना सीखो। आपके यहाँ डॉक्टर साहब चला रहे हैं इन्हें, राजकुमार जी,